दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Very good. Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. आज की क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल कौन सा सिस्टम पढ़ा था? Anyone, please. एक्सक्रीटरी एस्क्यूटरी सिस्टम पढ़ा था। वेरी गुड, ठीक है। तो आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं? 5 मिनट का, 5 मिनट बोलने को होता है, दैट इज 10 मिनट। क्या है? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर। ओके, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, अभी आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। और आंसर आपको मैसेज में देना है, जिसका नाम लिया जाए वो आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइए। मैंने आप लोगों को किडनी की 3 लेयर्स बताई थी। बाहर की ओर, मतलब कि अंदर से बाहर, सबसे अंदर से बाहर की ओर मैंने 3 लेयर आपको बताई थी, उनके नाम बताइए। बताइए भाई। 3 लेयर्स। वेरी गुड आयुषी जी, वेरी गुड सोनिया। चलिए आयुषी जी बताइए। यस मैम। वेरी 3 गुड नीरज। लेयर्स हैं, Okay. रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल एंड रीनल फेशिया। वेरी गुड। चलिए अब आप बताइए, इन तीनों में से कौन सा पार्ट हमारे एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है? अभी मैसेज करिए। मनीषा मोना जी बताइए। फेसियल रीनल फेसियल। ओके, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे किडनी के। व्हाट आर द 2 पार्ट्स? 2 पार्ट जिनके अकॉर्डिंग उनके नाम रखे गए हैं। अरे आउटर इनर तो मुझे भी पता, आउटर इनर बोलते हैं। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, कॉर्टेक्स मेड्यूला का नाम क्या रखा गया था उनके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग? कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं, मेड्यूला को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? मेड्यूला में पाए जाने वाले नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड सोनिया, आंसर बताइए। जी मैम, कॉर्टेक्स में पाया जाता है वो है कॉर्टिकल, और जो मेड्युलरी है वो जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, किडनी की पोजीशन, किडनी उपस्थित कहाँ पर होती है, उसका पोजीशन आप लोग बताइए। पोजीशन ऑफ किडनी कहाँ पर होती है? ठीक है, तुषार बालाजी ने क्या किया? 12 पहले लिखते हैं। 12 T L4, T12 L3 के पीछे नहीं, T12 L3 पीछे होता है, उसके आगे होती है, ठीक है। इसके लेवल पे होती है। वेरी गुड। मनीष तिवारी जी बताइए। T12 एंड T3 के बीच में, ओपनिंग ऑफ अच्छा, इलियम। T3 किसको बोलते हैं? क्या है T3? थोरासिक। अच्छा, तो नीचे से ऊपर की ओर जाती है या ऊपर से नीचे आती है? ये कैसे जाएगी? ऊपर से नीचे। हाँ, तो ऊपर से नीचे तो क्या हमारे अपर रीजन में पाई जाती है या लोअर रीजन में पाई जाती है? लोअर रीजन। तो लोअर रीजन आप इमेजिन करिए। T3 आप बोल रहे हैं, कहाँ पर होगा T3? सॉरी, T3 नीचे। हाँ, तो कौन सा रीजन होना चाहिए? लोअर रीजन।
हाँ नीरज जी बताइए, करेक्ट करिए मनीष जी को, नीरज मंडलोई। मैम जो हमारा थोरेसिक होता है वो तो हमारा ऊपर होता है, जो लंबर होता है वो नीचे होता है हमारा। हाँ तो क्या होगी पोजीशन? T12 और T3 के और जो T11 है और L3 के जो उसके पास में होती है। T11 हाँ गलती से लिखा, T12 है, ठीक है। T12 टू L3 के बीच में ये होती है, और क्योंकि हमारी स्पाइनल पीछे होती है, स्पाइन और आगे के हिस्से के बीच में, मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं तो डॉर्सल कैविटी में आपकी जो है, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ आपकी किडनी पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो किडनी की सिचुएशन आप लोग देख लीजिएगा। अब मुझे बताइए किडनी में कौन सी किडनी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी? छोटी बड़ी तो राइट, दोनों तो सेम होगी, ऊपर नीचे होती है ना वो तो बस। हाँ मतलब कौन सी ऊपर होगी कौन सी नीचे होगी, सॉरी, कौन सी ऊपर होगी कौन सी नीचे होगी? राइट लिटिल लो, राइट अपर, राइट डाउन, राइट लेफ्ट, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह होती है। राइट नीचे होती है, किसकी वजह से नीचे होती है भाई? जी मैम, राइट साइड पे लीवर होता है उसकी वजह से। हाँ ठीक है, तो आप राइट साइड के ऊपर पहुंचा रही थी। चलिए ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने आपको बताया था किडनी की शुरुआत में एक गड्ढा पाया जाता है जहां से आपकी वेन, नर्व्स और आर्टरीज निकलती है, उसका नाम क्या था? आइलम, वेरी गुड आयुषी जी, वेरी गुड नीरज जी, पढ़ के आए हैं आज सब लोग। वेरी गुड श्रद्धानंद जी, वेरी गुड शिखा। शिखा बताइए इनमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं, तीनों में से? जी मैम, मैम रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल नर्व। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ से निकलती है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, रेनल पेल्विस की अतिवृद्धियां, ठीक है। जैसे कि जो रेनल पेल्विस है वो आगे चलकर क्या बनता है, उसका नाम क्या है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, ठीक है। तो रेनल पेल्विस के आगे जो दो संरचनाएं बनती है उनका नाम क्या था, या उसके दो भाग बोल सकते हैं हम? गलत जवाब, आयुषी जी सही बोल रही है, तो साई बालाजी गलत। मेजर एंड माइनर कैरेंस, वेरी गुड। आयुषी बताइए। और यस मैम, जो रेनल पेल्विस होती है वो पहले मेजर कैलिक्स बनेगी, उसके बाद फिर वो माइनर कैलिक्स बनेगी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। वेरी गुड, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसा, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पहले क्या आएगा इन तीनों में से? अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो पहले क्या आएगा? जस्ट उल्टा हो माइनर। जाएगा, माइनर, मेजर और फिर रेनल, ठीक है। जब हम किसी भी डायग्राम का मिरर इमेज देखते हैं तब हम उसको लेफ्ट राइट कहते हैं। हमारे जस्ट सामने वो इधर लेफ्ट इधर राइट कहलाती, ठीक है। तो अपने मिरर इमेज से आप लोग देख सकते हैं, और अगर आप अपने आप को एनाटॉमिकल पोजीशन में देख रहे हो तो आपका फिर एनाटॉमिकल पोजीशन से ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं, हम मिरर इमेज जनरली इमेजेस में देखते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट। आप लोग मुझे बताइए, मैंने आप लोग को बताया था सीक्वेंस, ठीक है। उस सीक्वेंस के पहले आप लोग मुझे बताइए कि मैंने आपको वासा रेक्टा पढ़ाया था। आप लोग मुझे बताइए वासा रेक्टा कॉर्टिकल में होता है या नहीं होता? वासा रेक्टा, और ये है क्या एक्चुअल? पहले तो ये बताइए होता है कि नहीं होता? कॉर्टिकल में नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, नहीं होता मैम, ओके, होता है, नहीं कम होता है, होता है बट। होता भी है, नहीं भी होता, कम भी होता है, ठीक है। ये होता क्या है बताइए नीरज जी, क्या होता मैम है वो ये? जो हमारा जो वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, लूप होता है, लूप के आसपास जो लड़ होती है उसे बोलते हैं। लूप के बस आसपास जो क्या होती है? मतलब जो भी उसको बोलना नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? आर्टरीज और वेन का जाल जो होता है हाँ। लूप के पास, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, ठीक है, पूरा एक लाइन से कि क्या किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे सीक्वेंस बताइए कैप्सूल से लेकर यूरेटर तक का, कैप्सूल से लेकर, सबसे पहले कैप्सूल आएगा, कैप्सूल के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, सीक्वेंस में लिखिए, यूरेटर तक।
चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग। आयुषी जी पहले से मैसेज लिख के रखिए क्या एकदम। मैम अब ये पूछेंगी। पेपिला कैलिक्स वेरी गुड। चलिए बताइए आयुषी जी। और सबसे पहले रेनल कैप्सूल, फिर रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, रेनल पैपिला, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। वेरी गुड। चलिए और जिन्होंने मैसेज किया सोनिया और कितने मैसेज किया नीरज मंडलोई जी ने। ठीक है अब बहुत अच्छा आंसर। आप लोगों का ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि कैसे कैसे होता है। अब आप लोग मुझे ये तो मैंने आपको किडनी का सीक्वेंस पूछा कैसे कैसे होता है। अब आप लोग मुझे नेफ्रॉन का सीक्वेंस बताइए ग्लोमेरुलस से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक क्या क्या होता है। चलिए जल्दी से बताओ भाई। मेरे को नींद आ रही है लिख पाइए। टाइपिंग स्पीड बताती है कि हम मैसेज कितनी देर तक करते हैं व्हाट्सएप पे। शांति का पता क्वेश्चन तो समझ में आया ना आप लोगों को। नहीं समझ में आया क्वेश्चन। मैंने आप लोग को नेफ्रॉन पढ़ा है। नेफ्रॉन क्या होता है नीरज मंडल जी नेफ्रॉन क्या होता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे कि हमारे लिवर में जो हमारे में न्यूरॉन्स में हमारा वो होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा अभी। उसमें न्यूरॉन आज होता है, इसमें होता है न्यूरॉन, इसमें नेफ्रॉन होता है। हाँ तो मैंने आप लोग को नेफ्रॉन का बताया था। चलिए आयुषी जी भी बताएंगी ये लोगों को सभी को। आयुषी जी आज पूरा पढ़ के आई एकदम स्क्रिप्ट रट डाली पूरा। और सोनिया भी रट डाली है। चलिए बताइए क्या है। और आयु- सबसे बोमेंस कैप्सूल होता है, उसमें होता है ग्लोमेरुलस, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, फिर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है। नीचे लूप ऑफ हैंगलिंग होता है। अच्छा तो लूप ऑफ हेनले डिस्टल के पहले है या बाद में है सीक्वेंस में बोलिए। सोनिया जी इनको करेक्ट करिए आप थोड़ा सा। मैम मिडिल। जी मैम, हाँ लूप ऑफ हेनले पहले आएगा डिस्टल ट्यूब्यूल से। ठीक है तो आप एक बार फिर से बोल दीजिए सारे। जी, एफरेंट आर्टियोल, बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमरस, एफरेंट आर्टियोल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं दोनों को मिला के ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल पीसीटी उसके बाद आपका लूप ऑफ हेनले देन डीसीटी देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में याद करना है। अब आप लोग मुझे बताइए बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं उसका नाम क्या है उस पूरे को क्या बोलते हैं। जब ये है आपका बोमन कैप्सूल यहाँ पर है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है तरीके से रेनल कैप्सूल तो कहते हैं क्योंकि ये रेनल कैप्सूल कैप्सूल के हिस्से से निकलता है इसलिए इसको रेनल कैप्सूल बोलते हैं। नाम क्या था इसका आर्टिफिशियल बॉडी। हाँ आर्टिफिशियल बॉडी। मेलफिजियल बॉडी बोलते हैं, मैनफिजियल बॉडी। जिसको ठीक है रेनल मैनफिजियल बॉडी। कैप्सूल भी बोल सकते हैं। रेनल कैप्सूल बोल नहीं सकते। रेनल कैप्सूल उसका क्वेश्चन में इसलिए लिखा गया है क्योंकि रेनल कैप्सूल से निकलता है उस एरिया से निकलता है। मैंने आपको कल डायग्राम दिखाया था सबसे साइड में रेनल कैप्सूल होता है देन कॉर्टेक्स होता है देन मेडुला होता है। तो वहीं से निकलने से आप लोग को मैं वीडियो दिखा पाती तो दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द क्लास अगर होता है तो आपको ये चीज समझ में आएगा। एक वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगी। ठीक है चलिए तो लास्ट में आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब आप लोग मुझे बताइए मैंने आप लोग को ग्लोमेरुलस के बारे में बताया था दो चीज और वोमन कैप्सूल के बारे में बताया था। ठीक है इसमें फिल्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया था तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आज मुझे आपको रेनल टिब्यूल पढ़ाना है कि ये होती क्या है। रेनल टिब्यूल मतलब कि जो पीसीटी और डीसीटी है इसमें कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होता है इसको आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी आप लोग ध्यान दीजिएगा और सीक्वेंस तो एकदम याद ही रखिएगा। ठीक है सीक्वेंस बहुत जरूरी है क्योंकि याद बताना है शेयर हो रही है नहीं।
हाँ, जी स्क्रीन मैम। शेयर हो रही है क्या? ठीक है, चलिए। आप लोग को लिखा हुआ क्या दिख रहा है सामने? रेनल Renal ट्यूब्यूल। tubule. ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोमेरुलस के बाद का दूसरा हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेनल टिब्यूल बोलते हैं। Renal tubule. रेनल टिब्यूल होता क्या है? इसकी शुरुआत एक कप स्ट्रक्चर से होती है। कप स्ट्रक्चर मतलब बोमन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस इससे ढका हुआ होता है हमारे बोमन कैप्सूल से। तो यहीं से रेनल टिब्यूल की स्टार्ट हो जाती है। ये टिब्यूल दो तरीके की होती है, दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है पीसीटी, दूसरा होता है डीसीटी। जो पास में है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो दूर में है उसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ये इस तरीके से दिखता है, आप देखेंगे सबसे आगे आपको दिख रहा है लिखा हुआ ग्लोमेरुलस। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या डायूरेटिक्स कुछ कुछ उनके नाम दिए हुए हैं जो जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ये आपको एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आगे चल के बताऊंगी क्या पूछने वाला है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आइए तो लिखा है प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है। नीचे है लूप ऑफ हेनले, देन है आपका थिक असेंडिंग लिम्ब, फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट लास्ट पार्ट होता है। अब क्या है? अब हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक साथ मिला के Malphizial body. मालफिजियल बॉडी रेनल कैप्सूल से निकलती है, दो चीज से मिलकर बनी होती है, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। ये हमें समझ में आया। आगे चल के क्या होता है, यहीं से ही ब्लड आना स्टार्ट होता है, इसी के बाद ही पूरे अपने रूट में जाता है और फिर इफरेंट के द्वारा बाहर निकल जाता है। सबसे पहले जो होता है इसमें दैट इज पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हिंदी में बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। अब देखिए, मैलफिजियन बॉडी के आगे इस जो नलिका होती है उसको हम पीसीटी कहते हैं। पीसीटी बनी किससे हुई होती है? तो ये ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल एपिथेलियम से बनी होती है। अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको ब्रश बॉर्डर कहाँ पे पढ़ाया था और किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए। मैम ब्रश डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वेरी गुड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्या काम करता था ब्रश बॉर्डर? जो वेली होती है ना, वेली। एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का। कौन सी सेल में था? मैंने आप लोग को 3 सेल पढ़ाई थी, कौन कौन सी थी? स्मॉल Coagulate इंटेस्टाइन cell. 3 सेल का नाम बताइए। एब्जॉर्प्टिव सेल, पिनेट गॉबलेट सेल एंड और पेनेट। वॉल, ठीक है। तो आपका एब्जॉर्प्टिव सेल में मैंने आपको ब्रश बॉर्डर पढ़ाया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो ब्रश बॉर्डर क्या करता है? एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब देखिए, ब्रश बॉर्डर में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें बताया गया है ब्रश बॉर्डर का अर्थ है इस भाग से बहुत सारे माइक्रोविलाई, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जिनको हम पुनः अवशोषण हिंदी में कहते हैं। तो माइक्रोविलाई क्या करता है? एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। पीसीटी जो हमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, जल्दी नाम बताइए पीसीटी का। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल। इसमें सबसे ज्यादा माइक्रोविलाई पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे माइक्रोविलाई किसमें पाई जाती है, तो इसमें ज्यादा माइक्रोविलाई पाई जाती है, जिससे ब्लड का सरफेस एरिया बढ़कर आयंस का पुनः अवशोषण कर लेता है। तो यहाँ पर ब्लड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और आयन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो, मान लीजिए कुछ दिक्कत आ जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जितने आयंस जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारी चीजें जो ब्लड में है, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट्स, H2O और K+, ठीक है, ये हमारे शरीर के जरिए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन K+ शरीर से बाहर निकाला ही जाता है एक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में निकलना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो टोटल ब्लड का 99% एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में होता है, सिर्फ 1% पूरे टोटल ब्लड का, मतलब कि अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो इसमें पूरा एब्जॉर्प्शन 99% होता है। 1% ही से ही हमारा जो है यूरिन बनता है। तो जो भी हम ब्लड हमारे बॉडी में जाता है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 1% यूरिन के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है।
अब आप लोग देखिए, चूंकि यहाँ पर माइक्रोबिलाई पाई जाती है, तो ये कुछ कुछ चीजों का, मैक्सिमम चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करता है। पहला 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। सिलेक्टिव मतलब इसको पता है किसको एब्जॉर्ब करना है, किसको एब्जॉर्ब नहीं करना। तो पीसीटी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। इसमें ये आयंस का भी करता है, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। उसमें है हमारा HCO3। HCO3 को बोला जाता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, H+, विटामिन सी, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। किसके द्वारा? कौन करता है? पीसीटी। पीसीटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी के द्वारा किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, पीसीटी ऊपर जो होती है, पीसीटी पास वाली टिब्यूल जो आपको थिकनेस दिख रही है, ठीक है, वो होती है पीसीटी। जो पतला सा नीचे जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पतला सा है जो, क्या बोलते हैं उसको? लूप ऑफ हेनले। बीसीटी। लूप ऑफ हेनली। भाई साहब, मैंने अभी आप लोग को क्या बताया? सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है? फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस होता है। आपको ये जी। सांप की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ पहले। जी मैम। दिख रहा है ना? अब ये सांप भैया है, हमारे सांप का ही मुंह है, ठीक है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, बोमन कैप्सूल है, यहाँ से यहाँ तक पीसीटी है जो टेढ़ा है। जो नीचे निकल के घूमा है वो है हमारा लूप ऑफ हेनले। तो जो टेढ़ी टेढ़ी है, जिगजैग संरचना और थोड़ा सा सीधे हो गया है, यहाँ तक लिखा है आपका डायग्राम में देखिए, प्रॉक्सिमल स्ट्रेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो थोड़ी सी पतली सी डिसेंटिंग लिम्ब दिख रही है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यू शेप में नीचे का एरिया। उसके बाद जो थिक असेंडिंग लिम्ब दिख रही है, उसके बाद आपका आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे चलकर। समझ में आया? डायग्राम समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। जी मैम। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब कहाँ पर थी? मैंने भी आप लोग को बताया था। पीसीटी के पहले कि बाद में है? बाद में। बाद में। पीसीटी क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम पीसीटी के द्वारा हो जाता है। जब हमारा ब्लड या फिर जो हमारा ब्लड है वो नीचे की तरफ जब जाता है तो इसमें से H2O को फिल्ट्रेट कर लिया जाता है, मतलब कि इसमें से H2O को हटाया जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा। हमारे ब्लड से H2O को हटाया जा रहा है थोड़ा सी मात्रा में। तो यहाँ पर कंसंट्रेट फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कि इधर पर गाढ़ा होता है आपका फिल्ट्रेशन। समझ में आया? क्योंकि अब आप मान लीजिए आप 1 लीटर दूध लेके आ रहे हैं, 1 लीटर दूध में आप पानी मिलाते हैं 2 लीटर, तो दूध कैसा होगा? कैसा होगा? पतला। पतला। पतला होगा। अब आप उसी 1 लीटर दूध में पानी नहीं मिलाते और उस दूध को आप क्या कर रहे हो? खौला दिए, तो दूध की मात्रा कैसी हुई? दूध कैसा हो गया? गाढ़ा। बड़ा। गाढ़ा। वैसे ही यहाँ पर होता है, ब्लड आ रहा है, हमने क्या किया? H2O को रीएब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा हो जाता है। लेकिन जब ये ऊपर की ओर जाता है तो इससे क्या कहता है? अब गाढ़ा है तो मतलब इसमें क्या मिले? इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है। देखिए, 3 चीज से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि उसको गाढ़ा करने का काम करता है, पतला करने का काम कौन करता है? H2O। पानी। H2O। जब आप कहीं से ले लेते हैं H2O तो वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा होएगा ना? होएगा कि नहीं होएगा? जी मैम। आप लीजिए, कोई आप सॉल्यूशन लीजिए, आप उसमें से अब पानी को हटा दीजिए, ठीक है। जैसे आप मिट्टी घोल लीजिए एक पानी में, मान लीजिए आपने मिट्टी घोली एक पानी में और आपने क्या किया? पानी हटा दिया, तो मिट्टी का लेवल ज्यादा तो पानी कैसा होगा? थोड़ा गाढ़ा होएगा। मिट्टी एकदम तो सूखी नहीं, गाढ़ा होएगा कि नहीं होएगा? होगा। जी। अब आप क्या करते हो? आप थोड़ा और जाते हो दूर, उसमें क्या करते हो? मिट्टी को भी हटा देते हो। तो जब आप मिट्टी हटाओगे तो पानी बचेगा कि मिट्टी बचेगी? क्या बचेगा? थोड़ा पानी बचेगा ना? पानी। पानी। तो पानी कैसा होएगा? पतला होगा, गाढ़ा होएगा? पतला। क्योंकि हमने मिट्टी हटा दी। तो यहाँ पर मिट्टी का काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ब्लड असेंडिंग लिम्ब में जाता है, मतलब कि ऊपर की ओर जाता है,
तो यहाँ पर फिल्टरेशन डाइल्यूट मतलब कि पतला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर से इलेक्ट्रोलाइट को हटा दिया जाता है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब में H2O को रिमूव किया जाता है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और असेंडिंग में किसको रिमूव किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया इतना? जी मैम। हाँ, अब आप इसको डायग्राम में देखो। आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रॉक्सिमल स्ट्रेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर H2O बाहर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? H2O लिखा है 4 नंबर के ऊपर, जी 2 मैम। नंबर, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आप DCT थिक असेंडिंग लिंक की तरफ, जब वहां आपका K+, Ca+, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और 2Cl- ये सब निकाल जाता है, मतलब कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। समझ में आया? यस मैम। जी मैम। हाँ, तो ये चीज हमने आपको बताया कि 2 चीज होती है। पहला तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कंसंट्रेट फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है, तो आप क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब। डाइल्यूट फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? असेंडिंग। असेंडिंग लिम्ब। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? पतला, ठीक है, पतला। और कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा। गाढ़ा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, अब जो हमारी हेनले ऑफ लूप होती है, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, में अविकल्पी मतलब कि सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर अपने आप ही कुछ चीज का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, ठीक है। वो कुछ सिलेक्ट नहीं करना कि मेरे को पानी को करना है कि इलेक्ट्रोलाइट को करना है, उसका मन, वो सबका फ्रेंड है, उसको जिसका मन करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारा ब्लड ऊपर डीसीटी में जाता है, तो डीसीटी में भी कंडीशनल, फिर से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका? वाटर का। तो आप लोग याद रखना कैसे सीक्वेंस चल रहा है, पहले वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, फिर वाटर, आया समझ में? डिसेंडिंग में किसका हुआ? वाटर का, फिर से किसका हुआ? इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट। असेंडिंग, फिर से किसका हो गया? वाटर का, वाटर। ठीक है। तो वाटर का और सोडियम प्लस मतलब कि 19% कैपेबल ऑफ सिक्रीशन ऑफ H+, K+ टू मेंटेन पीएच। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम को मेंटेन किया जाता है ब्लड में बैलेंस बनाने के लिए और ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो डीसीटी में वाटर प्लस सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। हाँ, अब इसका काम कौन करता है? मैंने आपको इसके लिए एक हार्मोन का नाम बताया था, जल्दी बताइए, कल भी पूछा था, परसों। सोडियम पोटेशियम बैलेंस का काम कौन सा हार्मोन करता है? मैम वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला कुछ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ लास्ट में, NaCl लिखा है, एल्डोस्टेरॉन होता है, ठीक है। ये क्या करता है? पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। अब देखिए, हमारी डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन इसकी परमेबिलिटी एडीएच पे डिपेंड करती है। एडीएच का नाम क्या है? एडीएच कौन सा हार्मोन है? एडिनोडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक। डीसीटी में H2O मतलब कि वाटर का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि एडीएच का लेवल कितना है। एडीएच क्या काम करता है? एंटी डायरेटिक है, तो क्या करेगा, जल्दी बताइए? यूरिन को बाहर नहीं निकलने देगा। जब ये यूरिन को बाहर नहीं निकलने देता है, तो यूरिन कैसा हो जाता है? गाढ़ा होता है कि नहीं होता? क्योंकि यूरिन के थ्रू ही तो हमारे सारे जो चीज जरूरी है वो बाहर निकलते हैं। तो कैसा हो जाएगा यूरिन? गाढ़ा। गाढ़ा। लेकिन इसमें यही बताया गया कि जब इसका लेवल कम होता है तो यूरिन गाढ़ा और कम मात्रा में निकलता है। जब इसका लेवल बढ़ता है, मतलब कि एडीएच का लेवल बढ़ता है, तो H2O में यूरिन को इंक्रीज किया जाता है, मूत्र कम आता है, और उसकी वजह से बीपी इंक्रीज होती है। मतलब कि जब बहुत ज्यादा एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा यूरिन कम आएगा, क्योंकि वो गाढ़ा हो गया और बीपी इंक्रीज होगा। इसको आप सीधे बोल सकते हो, आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल देखो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको यूरिनेशन के लिए जाना है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे, आपका एडीएच लेवल इंक्रीज हो रहा है। जब ऐसा होता है, तो जब आप वॉशरूम जब भी जाते हो, तो या तो आपको यूरिन में जलन पैदा होती है, या आपका बीपी बढ़ा हुआ होता है, या फिर कम यूरिन आता है। जब आप बहुत देर यूरिन रोक के रखो ना, तो ये नहीं कि यूरिन बहुत मात्रा में आएगा, यूरिन कम मात्रा में आता है। आप देखिए, बहुत देर तक अगर आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर रोक के रखते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी नहीं है यूरेथ्रा की रोकने की, ठीक है। अगर इतना ज्यादा रोकता है इंसान, तो उसकी वजह से यूरिन कम आएगा, क्योंकि एडीएच का लेवल क्या हुआ था यहाँ पर?
क्या होता है भाई? बढ़ गया। बढ़ गया। एडीएच है एंटी डायूरेटिक, मतलब कि निकलने से रोक रहा है जो, उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक। अब अगर एडीएच का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा? एडीएच का लेवल कम हो जाएगा तो यूरिनेशन बार बार आएगा, तो क्या होगा इसकी वजह से? यूरिन ज्यादा मात्रा में जब शरीर से बाहर निकलेगा तो आप रिलैक्स फील करोगे, तो ब्लड प्रेशर कैसा होएगा? कैसा होएगा ब्लड कम प्रेशर? होगा। प्लीज। कम होगा। समझ में आया इतना इसके फंक्शनिंग कैसे कैसे करता है ये पूरा लूप? आया कि नहीं भाई? हेलो हेलो, जी जी जी। आ गया। यस घूम मैम। गए हैं क्या? घूम तो नहीं गए हैं आप लोग कहीं? चलिए ठीक है। अब हम आते हैं डीसीटी में। मैंने आप लोग को ये बताया कि हमारा H2O का और NaCl का रिएब्जॉर्प्शन होता है, वो भी डिपेंड करता है एडीएच के लेवल में, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बता दिया सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने का काम करता है, ये भी मैंने बता दिया। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में पाई जाती है। मेड्यूला कहाँ पर होता है? अभी हम कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। तो बाहर सबसे पहले क्या था? रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल के पास हमारा क्या पाया जा रहा था? ग्लोमेरुलस और क्या था? वुमन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल। जब हम अंदर आते हैं कॉर्टेक्स के पास में, तो कॉर्टेक्स के पास में हमारा पीसीटी डीसीटी ये सब चीजें आती है, ठीक है। जब हम और अंदर आते हैं मेड्यूला में, मेड्यूला में कलेक्टिंग डक्ट खुलती है और मेड्यूला के अंदर ही कौन सा पार्ट होता है? पेपिला का। आया समझ में? अभी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या है। देखिए आप लोग को इमेज तो क्लियर है ना किडनी की, या नहीं क्लियर है? जी ये मैम। रूट क्लियर रखिए, नहीं क्लियर है लास्ट में मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में पाया जाता है। इसमें भी H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ी मात्रा में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें मेड्यूलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड में ये जाके मिल जाता है, जिससे ये ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है, मतलब उसकी पारगम्यता को मेंटेन रखने का काम करता है। मतलब कि जितनी चीजें बची वो अब कहाँ चलेगी? मेड्यूला में। यहाँ पर क्या होता है? पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में से ही फाइनल यूरिन बाहर निकलता है। फाइनली जो यूरिन बाहर निकलता है मतलब कि पेपिला में, वो होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए। कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी डक्ट में खुलती है। कलेक्टिंग डक्ट एक डक्ट में खुलती है जिसका नाम है डक्ट ऑफ बेलिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कलेक्टिंग डक्ट जिस डक्ट में खुलती है उस डक्ट का नाम क्या है? तो दैट इज डक्ट ऑफ बेलिनी। ये डक्ट ऑफ बेलिनी पिरामिड के नुकीले भाग, पिरामिड को क्या बोलते थे हम? पिरामिड का नाम क्या था? रेनल रेनल पिरामिड। पिरामिड या रेनल मेडुला या फिर रेनल पैपिला आगे जाके बोलते थे, ठीक है। तो ये क्या करता है? यहाँ से आपके रेनल पैपिला में खुलता है। रेनल पैपिला के बाद क्या आता है आपका? माइनर कैलिंग्स। माइनर कैलिंग्स के बाद मेजर कैलिंग्स। मेजर कैलिंग्स के बाद रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस के बाद यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के जरिए यूरिन बाहर निकल जाता है। समझ में आया इतना? ये पूरा सीक्वेंस, ठीक है। चलिए अब ये सीक्वेंस एक बार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद रेनल पिरामिड। रेनल पिरामिड को ही मेड्यूला कहते हैं। रेनल पिरामिड के बाद रेनल पेपिला, माइनर कैलिंग्स, मेजर कैलिंग्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड देन यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने किडनी पढ़ी, तो किडनी से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती हैं जिनको हम एक प्रक्रिया के द्वारा दूर करते हैं, जिसको बोला जाता है डायलिसिस। अब आप लोग बताइए कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? माइक अनम्यूट करके बोलिएगा। मैंने सुना। हाँ ठीक है, सुना है। कोई इसकी प्रोसेस जानते हैं कैसा होता है? मैम वो ब्लड बाहर निकालते हैं बॉडी से, और जो काम किडनी नहीं कर पाती, मैं वैसे पूरा नहीं बोल पाऊंगी, पर जो किडनी नहीं ब्लड में से निकाल पाती, फिर वो ब्लड साफ करके फिर से बॉडी में डालते। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। ये तो डायलिसिस की प्रक्रिया आपको दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, पहले मैं आपको पढ़ दूं फिर उसका बताऊंगी। किडनी का काम क्या होता है? आप लोग किडनी का काम बताइए पहले, क्या काम करती है किडनी? फिल्टरेशन। जो भी हमारे जो भी पदार्थ होते हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं, उनको बाहर निकालती है, फिल्टर करती है उनको।
और हमारे पीएच को मेंटेन करने का काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है और वाटर के लेवल को मैनेज करने का काम करती है। तो ये सारे काम किडनी करती है, ठीक है। अगर ये काम अच्छे तरीके से करती है तो हमारी जिंदगी भी अच्छे से चलती है। लेकिन अगर किसी कारणवश किडनी अपने इस काम को धीरे करने लगे या फिर बंद करने लगे, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं किडनी फेल्यूर, ठीक है। और किडनी फेल्यूर की स्थिति में या फिर किडनी की विफलता की स्थिति में हमको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किडनी अगर वो काम नहीं कर रही है तो हमको उसको काम करवाना पड़ता है भाई, किसी ना किसी तो करवाएंगे। इसीलिए बोला जाता है किसी की एक किडनी फेल है तो दूसरी किडनी काम कर लेगी, लेकिन उसकी क्षमता थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन दोनों ही किडनी नहीं है भाई, क्या करेंगे? या फिर किडनी है लेकिन उस काम नहीं कर पा रही, वो धीरे काम करे, तो उस टाइम पे डायलिसिस की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन अब किडनी नहीं कर पा रही है, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए हम बाहर से कुछ चीजें आर्टिफिशियल वे पे या कृत्रिम रूप से लेते हैं जो इसका काम कर सके। अब ये करते कैसे हैं, ठीक है। डायलिसिस, तो डायलिसिस हम वीकली 3 बार किया जाता है किसी भी व्यक्ति का, और इसको करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैंने आपको बताया किडनी का काम क्या था, फिल्ट्रेशन, वेस्ट को बाहर पीएच, निकालना, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ। तो ये इस अवस्था में इसकी जो तब पड़ती है जब किडनी में होने के कारण रक्त में विषाक्त पदार्थ, पानी की मात्रा संतुलन नहीं बना पाती, ठीक है। इस स्थिति में हम करते हैं, और इस स्थिति को कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को सीकेडी मतलब कि क्रॉनिक किडनी डिसीज के मरीजों के लिए डायलिसिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नॉर्मल किडनी की अगर दिक्कत है तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होगा, यूटीआई जो मैंने आपको बोला था, उसमें पानी पीने को बोला जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ समस्या है। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी डिसीज है तो किडनी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। इस कंडीशन में हम क्या देंगे, डायलिसिस देंगे। या फिर अगर हमारी किडनी 85% से ज्यादा खराब हो चुकी है तो फिर हमको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको दूसरे से लेते हैं सेम साइज देख के। तो भैया अपने पास जो है वो ज्यादा काम करेगा या दूसरे का काम करेगा, तो हमको भगवान ने जो चीज दिया है उसको बचा के रखना है हमको, ठीक है, किडनी को। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ती है हमको डायलिसिस करने की, मैं आपको बता दूं। ऐसी कंडीशन आती जब भी आपको ऐसा लगे, ऐसे सिम्टम्स लगे अपने बॉडी में, तो आप प्लीज जाइए डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अगर किडनी वर्क करना बंद कर दी तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, है ना। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको दिखते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो फिर वो आपका चेकअप करके बताएंगे कैसे सिम्टम आएंगे। जी मचलाना, उल्टी आना, भूख नहीं लगना, पैरों और टखनों में सूजन आना, मतलब कि आपके एंकल्स और पैर में सूजन आता है, फिर खुजली भी होती है, और आपकी मसल्स जो होती है उसमें ऐठन स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होते हैं, और बहुत ज्यादा कमजोरी और बहुत ज्यादा वजन घटने लग जाता है, ठीक है। ब्लड में यूरिया, जो कि यूरिया हमारी बॉडी से क्या होना चाहिए, रहना चाहिए बॉडी में या नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर यूरिया का लेवल ब्लड में या बॉडी में बढ़ता है तो ये ब्रेन में भी बढ़ता है, जिसकी वजह से कोमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए रक्त में, क्योंकि ब्रेन में बीबीबी पाया जाता है, क्या नाम था, बीबीबी क्या था, जल्दी बताइए। ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ, जो कि हमारे केवल ग्लूकोज और वाटर को जाने देता है, बाकी चीजों को नहीं जाने देता, लेकिन यूरिया धीरे धीरे उसमें जाता है। तो कम मात्रा में रहेगा तो कम जाएगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में है तो ज्यादा ब्रेन में जाएगा, तो आपके ब्रेन को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो रक्त में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, मैंने आपको क्या बोला था, पोटेशियम कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए ब्लड में, कम होना चाहिए। सोडियम कैसा होना चाहिए, सोडियम ज्यादा होना चाहिए, पोटेशियम कम होना हाँ। चाहिए। और ये सोडियम पोटेशियम बैलेंस का काम कौन सा हार्मोन करता है, एडीएच हार्मोन। अरे भाई एल्डोस्टेरॉन एडीएच अलग है, एल्डोस्टेरॉन अलग है। एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है, जल्दी बताइए। हाइपोथैलेमस। अच्छा, स्टोर कहाँ होता है, कहाँ पर स्टोर होता है आपका एडीएच, बताओ बताओ बताओ। एडीएच आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। दो हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन एडीएच का नाम है। एडीएच आपके किडनी पे काम करता है।
जबकि एल्डोस्टेरॉन, जिसको हम सोडियम पोटेशियम बैलेंस करते हैं, वो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, वो भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। और ये कहाँ पर होता है आपका एड्रिनल? ये ग्लैंड है अलग से, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। आया समझ में? पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच का सिक्रीशन स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टोरेज वहीं पर होता है। आया समझ में कि नहीं भाई? एडीएच और जी मैम। एल्डोस्टेरॉन में अंतर, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल मिक्स मत कर देना। आया कि नहीं? मैम जी मैम। एटीएच का हाइपोथैलेमस में सीक्रेट होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है ना? और एल्डोस्टेरॉन आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है। उसके 3 पार्ट्स पढ़ाए थे मैंने, आउटर, इनर और मीडियल लेयर, ठीक है। तो उसमें 3 पढ़ाया था मैंने, उसमें से जो आउटर लेयर था दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उससे आपका एल्डोस्टेरॉन निकलता है, ठीक है। तो एडीएच एल्डोस्टेरॉन डिफरेंट है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं आगे। इसके वजह से क्या होता है, जब आपको नींद नहीं आ रही हो, बेहोशी लग रही हो, या फिर कोमा की स्थिति, अभी मैंने आपको बताया यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? कोमा की ब्रेन में यूरेमिक क्रोमा। तो कोमा की प्रॉब्लम, मतलब कि आप बहुत ही ज्यादा ऐसे डिप्रेस, दिमाग के काम नहीं कर रहा है, सोने टाइम पूरे टाइम लग रहा है, ठीक है। इसकी विफलता से, चूंकि किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, तो हमारा हार्ट उसकी पंपिंग जब करेगा तो सही तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि उसमें विषाक्त पदार्थ रहेंगे। हार्ट भाई कितना पंप करे, कितना ज्यादा, उसका काम क्या है? इम्प्योर को प्योर करना, लेकिन ज्यादा ही इम्प्योर आ रही है तो वो नहीं कर पाएगा, तो पंपिंग का काम, इस वजह से हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फेफड़ों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि H2O का एब्जॉर्प्शन किडनी नहीं कर रही है ज्यादा मात्रा में। और देखिए, जब आपका किडनी फेल्योर होता है तो यूरिन भी बाहर नहीं निकलता, यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो पानी अंदर ही रहेगा, और अंदर ही अंदर आपके ऊपर के एरिया में जाना शुरू कर देगा, दैट इज फेफड़ों के साइड, ठीक है, आपके लंग्स के साइड। तो लंग्स में पानी भी भरते चल जाएगा और यूरिन का उत्पादन कम हो जाएगा, 400 मिलीलीटर पर डे। तो इस कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे यूरिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, या फिर मुझे ड्रॉजीनेस लग रही है, बेहोशी लग रही है, वेट कम लग रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाएं और आप अपनी दिखाएं किडनी की हालत क्या है, ठीक है। चलिए, अब आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम में और चीजें बताएगी कि आपको फटीग, थकान लगेगी, अमोनिया या फिर स्मेलिंग ब्रीथ बोला जाता है अमोनिया, क्योंकि जब आप स्मेल करोगे ना, जब आप ब्रीथ लोगे, सांस लोगे, तो उससे स्मेल आएगी खराब, या फिर सांस लेने में भी समस्या आएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगेगी। फोमी यूरिन निकलेगा, मतलब कि यूरिन में फेन फेन निकलेगा, यूरिन का ही इसलिए टेस्ट किया जाता है कि किडनी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब यूटीआई की समस्या किसी भी व्यक्ति को होती है ना, तो उनको बोला जाता है कि भाई प्लीज अपने किडनी का चेकअप कराओ, ठीक है। और डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, या फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें लक्षण अगर आप फेमी यूरिन क्या होता है? फॉमी मतलब जैसे फॉग होता है ना, ये फेन फेन, आप कपड़े धोते हैं तो फोम फोम नहीं निकलता, फॉमी यूरिन बोलते हैं उसको। जब फेन, जैसे आप जब यूरिन का चेकअप कराने जाओ, ये मतलब मेरे साथ एक बार समस्या हुई थी यूटीआई की, ठीक है, मैं जब कॉलेज में थी, तो उसमें क्या होता है आपको प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं चला, मैं आराम से, मुझे बस धीरे धीरे कमजोरी लगना शुरू हुआ था। एक दिन क्लास में मेरे को चक्कर आ गया, मेरे को पता नहीं चला क्या करें, मेरे सर, हमारे एचओडी सर ने बोला कि बेटा तुम यूरिन टेस्ट कराओ। मैं जाके यूरिन टेस्ट कराई, तो यूरिन में फोमी यूरिन मुझे था प्रॉब्लम, तो उन्होंने पानी, क्योंकि पानी वहां का पानी थोड़ा मुझे जच नहीं रहा था कॉलेज का, तो मैं कम ही पी रही थी, तो उन्होंने पानी पीने के लिए ज्यादा बोला था, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट करके वो आपको बताते हैं कि प्रोटीन का लेवल ज्यादा है। और मैंने आपको बोला था कि किडनी में अगर आपके यूरिन में प्रोटीन का लेवल आ रहा है ज्यादा, तो वो आपकी किडनी के लिए अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे हमको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, वाटर ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? जी मैम। अब हम बात करते हैं डायलिसिस होते कितने प्रकार के हैं। तो दो तरीके का डायलिसिस होता है। डायलिसिस की प्रक्रिया मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटी गई है। पहली होती है आपकी हीमोडायलिसिस, दूसरी होती है आपकी पेरिटोनियम डायलिसिस, ठीक है। अब ये होते क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस की। तो फर्स्ट डायग्राम में आपका हीमोडायलिसिस बना है, दूसरे डायग्राम में आपका पेरिटोनियम डायलिसिस बना है। हीमोडायलिसिस में हम आगे पढ़ते हैं हिंदी में। हीमोडायलिसिस क्या है, ये आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, पेशेंट, उसके हाथ में 2 पाइप लगी हुई है, ठीक है, दिख रहा है आपको? डायग्राम देखिए पहले। यस मैम। एक ब्लू कलर की पाइप है,
ब्लू कलर किसका इंडिकेशन होता है? प्योर इम्प्योर Impure. इम्प्योर ब्लड। रेड कलर किसका इंडिकेशन होता है? प्योर ब्लड। प्योर इम्प्योर ब्लड। तो हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। अब इसको हमारी बॉडी से निकालना है। तो अगर आप इसको, जब आप ब्लड को नॉर्मली आप नस से निकालने की कोशिश करो, जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप नर्व्स में इंजेक्शन लगा के निकाल लो ब्लड, लेकिन कितनी ज्यादा मात्रा में निकालोगे आप, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा है। तो इसीलिए डॉक्टर्स आपके हाथ में कट करके पाइप लगाते हैं, हाथ या पैर में पाइप लगा दिया जाता है, ठीक है, एक जिसको हम वेस्कुलर एक्सेस कहते हैं। अब इस पाइप से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, इसकी पंपिंग की जाती है। पंप होने के बाद इसका एक सलाइन सॉल्यूशन में डाला जाता है। सलाइन सॉल्यूशन में होने के बाद इसको डायलाइजर से डायलाइज किया जाता है, ठीक है। और फिर आपका इम्प्योर ब्लड बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और प्योर ब्लड, आपके फ्रेश डायलेटेड ब्लड है, वो आपके बॉडी में डाल दिया जाता है, ठीक है। क्लीन ब्लड को, जिसको आपको वेनस प्रेशर मॉनिटर द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर आपका एयर ट्रैप भी होता है कि कितना बैलेंस रखना है। तो इस तरीके से आपका ये हीमोडायलिसिस होता है। इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए। हीमोडायलिसिस मतलब होता है खून का डायलिसिस। हीम मतलब खून। डायलिसिस का सबसे आम और सरल रूप माना जाता है इसको। मैं एक बार हॉस्पिटल गई थी, मैं सोची क्या रखा है डब्बे में, तेल तो नहीं रखा कुछ सारा, मुझे बहुत बचपन की बात है। फिर पता चला कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस बहुत आम और सरल रूप से किया जाता है। इसमें शरीर से खराब रक्त को बाहर निकाला जाता है और फिर उसे नकली किडनी, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर, जो मशीन होती है, नकली किडनी को कहते हैं, के माध्यम से शरीर में वापस पहुंचाया जाता है, उसको डायलाइज करके, ठीक है। डायलिसिस में हमारे रक्त को साफ करने के लिए शरीर से कम 200 से 400 मिलीलीटर प्रति मिनट, आप सोचिए कितना ज्यादा है ये, 200 से 400 मिलीलीटर प्रति मिनट निकाला जाता है ब्लड, क्योंकि इसका फ्लो जो ज्यादा होता है, तो ये फ्लो हमारे हाथ पैर से नॉर्मली नहीं निकल सकता। इसीलिए डॉक्टर यहाँ पर सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके एक एंट्रेंस पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम वेस्कुलर एक्सेस बोलते हैं। तो समझ में आया आप लोग को हीमोडायलिसिस कैसे होता है पूरा प्रोसेस? जी मैम। इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब हम पेरिटोनियम डायलिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये होता क्या है। पेरिटोनियम डायलिसिस की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में हमारे हाथ में या पैर में पाइप लगाई जाती है, लेकिन पेरिटोनियम में आपके पेट के ही हिस्से में, पेरिटोनियम मतलब कि आपका साइड का हिस्सा वेस्कुलर ऑर्गन का, ठीक है। इसको शुरू करने के पहले एक नलिका, जिसको बोला जाता है पेरिटोनियल कैथेटर, ठीक है, को प्रत्यारोपित किया जाता है। अब इसको कैसे किया जाता है? कैथेटर मरीज के रक्त को एक झिल्ली के माध्यम से साफ करने में मदद करता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कैथेटर या पाइप को आपके किडनी के ही हिस्से में डायरेक्ट लगा दिया जाता है या पेट से उसको अंदर लेके जाया जाता है, ठीक है। अब इसमें दो बैग होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूशन बैग, एक ड्रेनेज बैग, ठीक है, आगे ले जाने का काम करता है। इस प्रक्रिया में एक खास तरल पदार्थ होता है जिसको डाइलिसेट बोला जाता है। एक पदार्थ या फिर लिक्विड बोल सकते हैं, जिसको डाइलिसेट कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कैथेटर मतलब पाइप के माध्यम से पेट में डाला जाता है, ठीक है, और कुछ घंटों तक पेट में ही रखा जाता है। इस डायलेटर से पहले पेट में ही रखा जाएगा। इस समय में यह बेकार पदार्थों को सोख लेता है। ये क्या होता है, पूरी पाइप जो गई वो सोख ली, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ड्रेनेज करने का काम करता है, सोख लेता है। उसके बाद डायलेटर को पेट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पाइप के द्वारा डायलेटर को अंदर भेजा जाता है, मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस को। जब वो लिक्विड सब्सटेंस जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ है उनको सोख लेता है, तो इसको दोबारा वापस कैथेटर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 4 बार दोहराया जाता है, ठीक है। ये दिन में 3 से 4 बार इसको किया जाता है और हीमोडायलिसिस वीकली 3 से 4 बार किया जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको ये? हेलो, जी मैम। है आप लोग कक्षा में? यस सर। हाँ, सो तो नहीं गए कहीं? हीमोडायलिसिस सोचने लग गया कैसे होती है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो इतना समझ में आया ना आप लोग को? आज आपका स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट होता है यहीं पर। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका सिस्टम। मेरे ख्याल से आपके कितने सिस्टम बचे हैं? कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी और लिम्फेटिक, 3 सिस्टम बचे हैं। मुश्किल से मान लीजिए अगर 2 दिन में एक सिस्टम कराती हूँ तो 6 दिन,
मतलब 1 वीक का आपका बचा है सिलेबस, ठीक है। तो इतना है। मैम साइकोलॉजी का आप भी लेंगी क्या? बोला तो मुझे ही गया है, आप देखिए अभी मैं कौन सा लेती हूँ, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है मैं कौन सा लूंगी। साइकोलॉजी मैंने ही तो पढ़ाया था पिछले साल, हाँ हो सकता है मैं ही लूँ, तो कुछ कंफर्म नहीं, बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो शांति पाठ करते फिर बात करेंगे बैठ के 6 बजे तक। कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखें सहजता से बंद। मेरे साथ साथ पहले सभी लोग फ्लैशबैक की तरह यूरिनरी सिस्टम को ऊपर से नीचे झांक ले, क्या है क्या क्या चीज है, 2 मिनट का मन पूरी तरीके से शांत। एक्सक्रीटरी सिस्टम की ईच एंड एवरी ऑर्गन विथ सीक्वेंस वेरी गुड। मन को पूरी तरीके से शांत। मेरे साथ साथ शांति पाठ करेंगे, मैं इसके बाद आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी शांति पाठ करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब बोथ palm, put your palm on your right, now open your eyes। चलिए तो जो लोग जा चुके हैं उनका थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। 5 मिनट का वेट करिए, 5 मिनट नहीं 4 मिनट भी अगर जल्दी हो जाता है तो। अगर मेरा लैपटॉप जल्दी जल्दी काम करेगा तो जल्दी हो जाएगा। माइक ऑफ रखिएगा भाई। एक सेकेंड रुके हैं, स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ आप लोगों को। जाएंगे नहीं कोई भी। है मैम, सब लोग इधर ही है, हम लोग रुके हैं। हाँ तो आप लोग चले जाए, मैं यहाँ खोजती रहूं। Shop online a lot. Until this day, I'm still surprised by how many good tech deals Karma's found for me मैम there. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। Karma let me know that an SSD I've been wanting to buy dropped in price by nearly 20%, आवाज आ रही letting है? me pull the trigger at the perfect time. यस मैम, आवाज आ रही। हाँ एक सेकेंड रुक जाइए। The kidneys filter blood plasma, removing metabolic wastes, toxins, and excrete them in your. एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। आवाज अच्छे से आ रही थी, एकदम बराबर मजेदार। यस जी मैम। हाँ। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? जी यस मैम। यस मैम। अब आप लोग देखिए इस पूरे स्क्रीन में कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। The kidneys filter blood plasma, removing metabolic wastes, toxins, and excrete them in urine. During this process, they also maintain constant volume and composition of the blood, or homeostasis. Blood enters the kidney via the. आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये दिख रहा है वाला पार्ट किडनी का? जी मैम। यस मैम। अभी ईच पार्ट को आप लोग को समझना है। ये तो भाई बोलेंगे स्पीड में, मैं रोक दूंगी कहाँ पर क्या है। तो आपको समझना है कि किस पार्ट से क्या कैसे बन के बना हुआ है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में सिचुएशन पता चलेगी कि कैसी है। The renal artery, which divides into smaller arteries, then arterioles. The arterioles get into contact with functional units of the kidney called the nephrons. देखिए ये आपको दिख रहा है, अभी मैंने आप लोग को नेफ्रॉन पढ़ाया था, है ना। नेफ्रॉन दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं? जी मैम। जी मैम। तो मैंने आपको बोला था कि किडनी का सबसे लास्ट हिस्सा, उसको क्या बोला जाता है बाहर से इधर की ओर? कैप्सूल बोलते हैं। जी हाँ, अब आप बताइए यहाँ पर कैप्सूल के पास नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा आपको दिख रहा है?
ग्लोमेरुलस दिख रहा है, बोमन कैप्सूल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? जी मैम, ये लूप दिख रहा ऑफ है। हेनले दिख रहा है। आपका सबसे आउटर हिस्सा जो ग्लोमेरुलस और आपका बोमन कैप्सूल है वो रेनल कैप्सूल के पास होता है, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैल्फिजियन बॉडी या फिर रेनल कैप्सूल बोला जाता है। अब इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो अंदर तक इस तरीके से जाता है, इसीलिए आपका जो लूप ऑफ हेनले या कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है वो कहाँ पर जाता है? मेड्यूला में जाता है। मेड्यूला अंदर का पार्ट है। आप देखिए आप। This is where blood filtration and urine formation take place. The filtered blood then passes through a series of veins and exits the kidney via the renal vein. The urine is collected in collecting ducts and leaves the kidney via the ureters. Each kidney contains over 1 million nephrons. A nephron consists of two major parts, a glomerular capsule or Bowman's capsule and a long renal tubule. Renal tubules of several nephrons connect to a common collecting. देखिए दिखा आपको बहुत सारे, मतलब कि ये हर एक नेफ्रॉन का एक रीनल ट्यूब्यूल नहीं होता, बहुत सारे आपके रीनल ट्यूब्यूल्स और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट में मिलते हैं, और वही कलेक्टिंग डक्ट आपके यूरिन को कहाँ लेके जाती है? बाहर की ओर। कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट के बाद कौन सी? डक्ट ऑफ बेलिनी में। डक्ट ऑफ बेलिनी में लेके जाती ना। तो इस तरीके से आपकी कलेक्टिंग डक्ट से ये सब जुड़े हुए होते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। Duct. There are 3 steps in the formation of urine: glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion, and water conservation. Blood enters the Bowman's capsule via the afferent arteriole, passes through a ball of capillaries called the glomerulus, then leaves via the efferent arteriole. The afferent arteriole is significantly larger than the efferent arteriole, creating a blood flow with a large inlet and small outlet. As a result, the blood hydrostatic pressure in these capillaries is much higher than usual. Hydrostatic and osmotic pressures drive water and solutes from blood plasma through a filtration membrane into the capsular space of the nephron. The filtration membrane acts like a sieve, allowing only small molecules to pass through. These include water, inorganic ions, glucose, amino acids, and various metabolic wastes such as urea. देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज कंटेंट कर रहा है, दैट इज वाटर, आयन जो हमारे ऑर्गन होते हैं और अमीनो एसिड्स के लिए करता and है, creatinine, and make up the glomerular filtrate. The amount of filtrate produced per minute is called glomerular filtration rate, GFR. देखिए मैं आप लोग को GFR बताऊंगी आगे चलकर, या फिर आपको पढ़ने को मिलता नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट GFR बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का होमवर्क है कि आप GFR पढ़ के आएंगे कि GFR का रेट बढ़ने से क्या होता है और GFR का रेट कम होने से क्या होता है। GFR मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस जितना ज्यादा आपके ब्लड को फिल्टर करेगा उतना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, सब कुछ कम होगा। तो आप लोग का होमवर्क है कल के लिए कि आप GFR के बारे में पढ़ के आएंगे सभी लोग, ठीक है? चलिए। GFR is kept at a stable value by several feedback mechanisms within the kidneys, known as renal autoregulation. GFR is also under sympathetic and hormonal control. GFR regulation is generally achieved by constriction or dilation of the afferent arteriole, which causes the glomerular blood pressure to fall or rise, respectively. In a healthy person, total filtrate volume amounts to between 150 and 180 liters a day. However, only about 1% of this is excreted as urine. The remaining 99%. देखिए मैंने आपको बताया था जितना भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उसमें से 150 लीटर पर डे वुमेन्स में, 180 लीटर पर डे मेंस में होता है, और उसमें से फिल्ट्रेशन के बाद 1% ही आपका यूरिन बाहर निकलता है। बाकी 99% रीअब्जॉर्प्शन आपके ब्लड के द्वारा, ये जो आपका नेफ्रॉन है उसके द्वारा कर लिया जाता है। Back to the blood as the filtrate flows through the long renal tubule. This is possible because the efferent arteriole, after exiting the Bowman's capsule, branches out to form a network of so-called peritubular capillaries, which surround the renal tubule. The first part of the tubule, the proximal convoluted tubule, reabsorbs about 2/3 of the filtrate. In this process, water and solutes are driven through the epithelial cells that line the tubule
into the extracellular space. They are then taken up by the peri. देखिए मैंने आपको बताया था पीसीटी के द्वारा किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके अदर एरिया ऑफ द बॉडी में भेज दिया जाता है। तो ये पीसीटी है, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड tubular capillaries. Sodium reabsorption is most important as it creates osmotic pressure that drives water and electrical gradient that drives negatively charged ions. Sodium levels inside the epithelial cells are kept low thanks to the sodium-potassium pumps that constantly. आपको पूछा जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप किस में पाया जाता है, विच ऑर्गन में? तो किडनी में पाया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को जो नेफ्रॉन द्वारा होती है उसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। तो पहला आपका होमवर्क है कल का जीएफआर, दूसरा है सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, पढ़ के आएंगे। They pump sodium ions out into the extracts and amino acids are reabsorbed at this stage. About half of nitrogenous wastes also reabsorb back into the bloodstream. The kidneys reduce the blood levels of metabolic wastes to a safe amount, but do not completely eliminate them. Some of the reabsorption also occurs by the paracellular route through tight junctions between epithelial cells. At the same time, tubular secretion, where additional distal convoluted tubule. These parts of the tubule also have some other important functions. The main function of the loop of Henle is to create and maintain an osmolarity gradient in the medulla that enables the collecting ducts to concentrate urine at a later stage. The ascending limb of the loop actively pumps sodium out, making the medulla salty. The ascending limb is permeable to water, but much less to sodium. As the water exits the tubule by osmosis, the filtrate becomes more and more concentrated as it reaches the bottom. देखिए मैंने आपको बताया था कि जब जैसे हमारा H2O निकलता है तो कंसंट्रेट होता है। अब जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे तो ये डाइल्यूट हो The जाएगा। ascending limb, on the other hand, is permeable to ions, but not water. As a result, the filtrate loses sodium as it goes up and becomes more diluted at the top of the loop. The medulla is in equilibrium with the loop and hence has the same salinity gradient, saltier at the bottom. Reabsorption and secretion in the distal convoluted tubule are under control of various hormones. This is how the kidneys respond to the body's needs and adjust the composition of urine accordingly. The collecting duct receives tubular fluid from several nephrons. The main function of the collecting duct is to concentrate urine and therefore conserve water. This is made possible by the osmolarity gradient generated by the loop of Henle. As it gets saltier deep in the medulla, the filtrate loses water as it flows down the collecting duct. The collecting duct is also under hormonal control, so it can adjust the amount of reabsorbed water according to the body's state of hydration. मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट एक एडीएच हार्मोन के द्वारा चलती है, वही बताता है कि होगा या नहीं होगा। तो यहाँ तक आपका पूरा यूरिनरी का फिल्ट्रेशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वीडियो देखकर, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो समझ में आया ना? जी मैम। हम इस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे प्लीज। हाँ मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग हाँ इंग्लिश अंग्रेजी बोल रही है तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा इतना पूरा कैसे कैसे होता है फिल्ट्रेशन। मैं कोशिश करूंगी आगे भी कार्डियोवैस्कुलर का भी, जब मैं आपको हार्ट का पढ़ाऊंगी तो है ही, वीडियो दिखाऊंगी जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। थैंक यू मैम।